हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर.के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत में शिक्षा। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी मैं वीडियो के मिड में, और इसका हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे आज। मैं इससे रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी चैप्टर के मैंने नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज मैं चैप्टर बताऊंगी, आपको चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का आरंभ। इंट्रोडक्शन, परिचय। ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ ही शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। जैसे ही ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ, ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई भारत में आने की, जब भी शिक्षा की प्रणाली में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। भारतीयों को शिक्षित करने के लिए पश्चिमी विद्यालय प्रणाली की स्थापना की गई, और भारतीयों को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को एजुकेट करने के लिए एक पश्चिमी विद्यालय प्रणाली की स्थापना की गई। अंग्रेजों की भाषा होने के नाते अंग्रेजी प्रभावी संस्कृति की और इंग्लिश लैंग्वेज को निर्देशन देने के माध्यम के रूप में तथा चिंतन समक्ष भाषा के रूप में देखा जाने लगा। इस तरह शिक्षा की पश्चिमी प्रणाली की तर्ज पर शिक्षा प्रदान की गई। औपनिवेशिक शिक्षा औपनिवेशिक देश पर बेहतर नियंत्रण के लिए होती है, और औपनिवेशिक शिक्षा जो है वो औपनिवेशिक देश पर बेहतर कंट्रोल किया जा सके उसी के लिए होती है, ना कि उसके विकास के लिए, ना कि उसके डेवलपमेंट के लिए, बल्कि उस पर नियंत्रण किया जा सके। औपनिवेशिक देश पर औपनिवेशिक शिक्षा से नियंत्रण किया जा सके इसलिए होती है, ना कि वो डेवलप हो सके। इस दृष्टिकोण के परिणाम भले ही भिन्न हो जाएं, लेकिन इस शिक्षा का वंचित उद्देश्य औपनिवेशिक देश पर नियंत्रण कायम करना होता है। बल्कि इसके दृष्टिकोण या इसके परिणाम तो भले ही अलग अलग हो सकते हैं, बट इस शिक्षा का वंचित उद्देश्य क्या होता है? औपनिवेशिक देश पर कंट्रोल करना या कंट्रोल कायम रखना ही होता है। उसे बदलना नहीं, उसको चेंज नहीं करना, उस पर कंट्रोल रखना ही होता है औपनिवेशिक शिक्षा का मेन मोटिव। औपनिवेशिक दौर में शिक्षा के विकास को समझने के लिए शिक्षा और उपनिवेशवाद के बीच के महत्वपूर्ण संबंधों को समझना आवश्यक है, और उपनिवेशिक दौर में शिक्षा के जो डेवलपमेंट हुई थी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए शिक्षा और उपनिवेशवाद के बीच में जो महत्वपूर्ण संबंध है उनको समझना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। मार्टिन कनोरिया जैसे लेखकों का मानना था कि औपनिवेशिक देश में खुद औपनिवेशिकों द्वारा शिक्षा की ऐसी प्रणाली विकसित की जाती है जो उन शासकों के वर्चस्व को वैध रूप से कायम करे तथा उसकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करे। औपनिवेशिक शासन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। ये उन शासकों का वर्चस्व को वैध रूप से कायम करे जो उनकी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करे। औपनिवेशिक शासन के नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि देश पर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण बना रहे, जिससे कि देश पर आर्थिक और राजनीतिक कंट्रोल बना रहे, और एजुकेशन इसके लिए सबसे अच्छा साधन है। और एजुकेशन ही इसके लिए सबसे अच्छा साधन है कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों पे कंट्रोल बना रहे। तो वो किसके जरिए रह सकता है? हमारे एजुकेशन के जरिए ही रह सकता है। इसके कारण क्या होता है? एजुकेशन जो है वह अपनी स्वतंत्र पहचान तो खो देती है, लेकिन राजनीतिक सत्ता का ही एक औजार बन जाती है। एजुकेशन निश्चित तौर पर औपनिवेशिक शिक्षा उस संस्कृति को परिवर्तित कर उसे एक औपनिवेशिक देश में बदल देती है, और निश्चित रूप से औपनिवेशिक शिक्षा जो है वो उस संस्कृति को तो परिवर्तित कर देती है, लेकिन वो एक औपनिवेशिक देश में बदल देती है, उसको औपनिवेशिक देश में ही बदल देती है। एजुकेशन नए विचार पारस्परिक ज्ञान में वृद्धि तो करते हैं, किंतु इसके लिए एक औपनिवेशिक देश को बहुत कुछ खोना पड़ता है। और नए विचार जो है वो ज्ञान में वृद्धि तो करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक औपनिवेशिक देश को बहुत कुछ खोना पड़ता है। औपनिवेशिक देश को बहुत कुछ खोना पड़ता है। नए विचार उत्पन्न तो होते हैं, ज्ञान की वृद्धि तो करते हैं, बट उसके लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। कुछ चुनिंदा लोगों को ही औपनिवेशिक शिक्षा का लाभ मिलता है, और औपनिवेशिक शिक्षा का लाभ जो है वो कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है, और इसी आधार पर उन्हें औपनिवेशिक शासकों द्वारा देश पर शासन करने की भूमिका सौंपी जाती है, और इस आधार पर ही उन्हें औपनिवेशिक शासकों द्वारा देश पर शासन करने की भूमिका सौंपी जाती है। जो चुनिंदा लोग होते हैं उनको ही एजुकेशन मिल पाती है, और उसी के आधार पर उन्हीं के हाथ में शासन दे दिया जाता है, जिससे कि वो उन पर
शासन करते हैं और उनकी ही भूमिका उन पर सौंपी जाती है जो एजुकेट होते हैं। शिक्षा नीति का उद्देश्य उपनिवेशिक सरकार के राजनीतिक हितों से अलग नहीं था, और शिक्षा नीति का जो उद्देश्य था वो उपनिवेशिक सरकार के जो राजनीतिक हित थे उससे अलग नहीं था, उससे डिफरेंट नहीं था, दोनों का ही सेम था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो विभिन्न विचारधाराओं के बीच बहस का मुद्दा बन गई है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो हमारे विभिन्न विचारधाराओं के बीच हम डिबेट कर सकते हैं, उसका ही एक मुद्दा बन गई है। 19वीं सदी के पूर्वाधार की शिक्षा नीति इन्हीं बहसों का परिणाम थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उपनिवेशिक प्रशासन एक ऐसी शिक्षा नीति को बढ़ावा दे रहा था जो उसके अपने हितों के लिए प्रतिबद्ध थी। और इसे हम सबको देखें तो हमें ये पता चलता है कि उपनिवेशिक प्रशासन जो है वो एक ऐसी नीति को ही बढ़ावा दे रहा था जो कि सिर्फ उसके हित के लिए अच्छी थी और दूसरे के हित के लिए अच्छी नहीं थी। वो कुछ चुनिंदा लोगों को ही एजुकेट किया जाता था और उनके सामने उनके हाथ में ही सारी सत्ता सौंप दी जाती थी जिससे कि वो ऑर्डर चलाएं और अपना काम निकाल सकें। उपनिवेशिक शिक्षा के उद्देश्य। उपनिवेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रशासन के कामकाज संभाल सकने वाले भारतीय क्लर्कों को तैयार करना तथा अंग्रेजी तरीके में ढले भारतीयों के एक वर्ग को तैयार करना था। और उपनिवेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भारतीय क्लर्क हैं जिन्होंने स्थानीय प्रशासन के कामकाज को जो संभाल सकते हैं उनको तैयार करना था, तथा जो अंग्रेजी तरीके में ढल चुके हैं भारतीय, उनका जो एक वर्ग है उसको रेडी करना था। यह उपनिवेशिक शिक्षा सरकारी कार्यालयों में भारतीयों को केवल कुछ अधीनस्थ पद ही देने के लिए तैयार करना चाहती थी। और जो उपनिवेशिक शिक्षा थी, उपनिवेशिक एजुकेशन थी, वो सरकारी कार्यालयों में भारतीयों को केवल कुछ अधीनस्थ जो पद थे उनके लिए ही उन्हें तैयार करना था। वो कुछ ही पद उनको देती थी, कुछ ही पद उनको दिए जाते थे, क्योंकि ब्रिटिशों के लिए प्रशासन की बढ़ती शाखाओं को संचालित और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त ब्रिटिश कर्मचारियों को आयात करना व्यवहारिक रूप से असंभव और बहुत महंगा था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिशों को अपनी प्रशासन चलाने के लिए, अपनी सत्ता चलाने के लिए उनको एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें ब्रिटिश लोग ही लाते तो वो उनके लिए महंगा पड़ता है। इसलिए वो भारतीयों को ही जो अंग्रेजी सीख सकते थे अंग्रेजी सिखाई उनको, और उनको ही उन्होंने निज पद के जो काम थे वो दे दिए, जिससे कि उनको ज़्यादा महंगा ना पड़े, कम काम में ही उनका काम निकल जाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा द्वारा शिक्षित कर सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से पश्चिमीकृत करने के बारे में सोचा। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, स्थानीय जो भारतीय थे उनको ही पश्चिमी शिक्षा द्वारा शिक्षित किया गया, उन्हें एजुकेट किया गया और संस्कृति और बौद्धिक रूप से पश्चिमीकृत करने के बारे में सोचा कि इनको ही पश्चिमीकृत किया जाए। उपनिवेशिक शिक्षा के मुख्य शैक्षिक उद्देश्य को लॉर्ड मैकॉले के शब्दों में समझा जा सकता है। हमें वर्तमान में एक ऐसा वर्ग बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच व्यवहारकार की भूमिका निभा सके जिन पर हम शासन करते हैं। व्यक्तियों का ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग भारतीय हो, लेकिन अपने स्वाद में, दृष्टिकोणों में, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। हमें वर्तमान में एक ऐसे वर्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो कि हमारे और उन लाखों लोगों के बीच व्यवहारकार की भूमिका निभा सके जिन पर हम शासन करते हैं। और वे व्यक्ति जो है वो ऐसे वर्ग जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन अपने स्वाद में, अपने दृष्टिकोण में, अपनी नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। वैसे तो भारतीय हो, रंग और रक्त में तो भारतीय हो, इंडियन हो, लेकिन स्वाद में, दृष्टिकोण में और नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। शिक्षा के निचले स्तरों पर शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं थी, जबकि उच्च स्तर की जो शिक्षा का माध्यम था उसमें माध्यम जो था, लैंग्वेज जो थी वो अंग्रेजी थी। ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय स्कूलों को लगातार आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे उनमें से कई सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं हो जाएं। फिर उपनिवेशिक सरकार ने मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता में कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की, और इस तरह उच्च वर्गों और ग्रामीण तबकों के बीच हमेशा के लिए एक खाई बन गई। ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय स्कूलों को लगातार आर्थिक सहायता प्रदान की, जैसे कि आर्थिक सहायता इसलिए प्रदान की कि सब जो ज़्यादातर स्कूल हैं वो आर्थिक सहायता दी है उससे प्राप्त ही संस्थाएं बन जाए।
फिर उपनिवेशिक सरकार ने मद्रास, मुंबई और कोलकाता में राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की और इस तरह से जो उच्च वर्ग और ग्रामीण तबकों के बीच हमेशा के लिए एक खाई बन गई। यूरोपीय वेशभूषा, शिष्टाचार और जीवन शैली को अपनाने के लिए एक नए प्रकार के लोगों का उदय हुआ और यूरोपीय वेशभूषा, शिष्टाचार और जीवन शैली को अपनाने के लिए एक नए प्रकार के लोगों का ही उदय हुआ। पुराने मूल्यों और परंपराओं को प्रश्नकित दृष्टि से देखा जाने लगा और पुरानी जो परंपराएं थी उनको एक क्वेश्चन मार्क की तरह देखा जाने लगा। इसके अलावा यह भारत में सामाजिक उथल पुथल और सुधारों का दौर था। और इसके अलावा क्या था, ये सामाजिक उथल पुथल और सुधारों का दौर था। मैकाले का विचार था कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक ही अलमारी भारतीय और अरब के पूरे मूल साहित्य के बराबर है। भारतीय शिक्षा का जो उद्देश्य था वो भारतीयों के मन में, इंडियंस के मन में यूरोपीय ज्ञान का विकास करना था और इसलिए भारत में ब्रिटिशों द्वारा स्थापित शैक्षणिक प्रणाली को पूर्णतः उपनिवेशिक कहा जा सकता है। और इसीलिए जो ब्रिटिश द्वारा जो शिक्षा प्रदान की गई थी उसको पूर्णतः हम क्या कह सकते हैं कि वो उपनिवेशिक शिक्षा कहा जा सकता है। शिक्षा के पारंपरिक प्रणाली भारत में 18वीं और 19वीं सदी के अंत में मुसलमानों के लिए मदरसा और मकतब तथा हिंदुओं के लिए टोल और पाठशाला हुआ करते थे। 18वीं और 19वीं सदी में मुसलमानों के लिए तो मदरसा हुआ करता था और हिंदुओं के लिए टोल और पाठशालाएं हुआ करती थी। ये ही फारसी और अन्य देशी भाषाओं में प्राथमिक स्तर के शैक्षणिक संस्थाओं से लेकर उच्च शिक्षा के केंद्र भी होते थे। और यह फारसी और अन्य देशी भाषाएं जो थी उनको लेकर, उनके प्राथमिक स्तर को लेकर शैक्षणिक संस्थान से लेकर उच्च शिक्षा के केंद्र भी हुआ करते थे जो देशी भाषाएं थी। धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक ज्ञान की कमी उस समय के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की सीमा थी और धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक ज्ञान की जो कमी थी वही उस समय की उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की सीमा थी। उस समय फारसी अदालती भाषा थी और उस समय फारसी जो थी वो अदालती भाषा थी जो अदालत के रूप में यूज़ की जाती थी और इसलिए कई हिंदुओं ने फारसी विद्यालयों में दाखिला लिया तथा अध्यापन किया। और इसीलिए क्योंकि फारसी भाषा जो थी वो अदालती भाषा थी और इसीलिए कुछ हिंदू जो थे उन्होंने फारसी विद्यालयों में एडमिशन लिया जिससे कि वो फारसी भाषा को सीख सकें, उसका अध्ययन कर सकें। टोल अथवा मदरसा कुछ भी हो, इनकी कुछ निश्चित मानक विशेषताएं होती थी और टोल हो या मदरसा हो, इनकी कुछ न कुछ निश्चित विशेषताएं हुआ करती थी। शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली की विशेषताएं। फर्स्ट, विद्यालय सामान्यतः जमींदारों या स्थानीय रईसों के सहयोग से चलते हैं। विद्यालय तो चलते हैं आमतौर पर वो जमींदारों या जो वहाँ के स्थानीय रईस होते हैं, अमीर होते हैं, उनके ही सहयोग से चलते हैं। पाठ्यक्रम में मुख्य जोर संस्कृत, अरबी या फारसी जैसी शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय हिंदू या इस्लामी परंपरा के विषय जैसे व्याकरण, तर्कशास्त्र, विधि, स्वामित्व, मासा, चिकित्सक आदि पर था। और मुख्य जोर जो था वो सांस्कृतिक, अरबी, फारसी जैसी जो शास्त्रीय भाषा थी उन पे था या हिंदू या इस्लामी परंपरा के जो विषय थे व्याकरण, तर्कशास्त्र, विधि, इन आदि पर था। महिलाएं आमतौर पर औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बहिष्कारित थी और महिलाएं जो थी वो औपचारिक शिक्षा जो थी उसकी प्रणाली से बाहर थी, उनको उनसे दूर रखा गया था। 9वीं शताब्दी तक छपे खाने की अनुपस्थिति के कारण पांडुलिपियों, मौखिक परंपरा और शिक्षकों की स्मृति ने ही ज्ञान और सूचना का आधार निर्मित किया और 19वीं शताब्दी तक छापे खाने की अनुपस्थिति के कारण पांडुलिपियों, मौखिक परंपरा और शिक्षकों की स्मृति ने ही ज्ञान और सूचना का आधार निर्मित किया। विद्यालय शिक्षा में राज्य की बहुत कम या कोई भूमिका नहीं रहती थी और विद्यालय में राज्य की या तो बहुत कम भूमिका रहती थी या बिल्कुल भी नहीं रहती। विशिष्ट ज्ञानी और प्रसिद्ध विद्वानों को राज्य के संरक्षण दिया जाता था। उच्च शिक्षा के केंद्रों में बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय होते थे जो उच्च जातियों के लिए आरक्षित थे और उच्च शिक्षा के लिए केंद्रों में बड़ी संख्या के प्राथमिक विद्यालय होते थे जो कि जो उच्च जाति के लोग थे उन्हीं के लिए होते थे, वो उन्हीं के लिए आरक्षित थे।
मतलब जो उच्च जाति के लोग थे वही उसमें शिक्षा एजुकेशन ले सकते थे। भारत के अधिकांश गांवों में इस तरह के प्राथमिक विद्यालय थे, और भारत के जो अधिकांश गांव हैं उसमें इस तरह के विद्यालय थे जिसमें केवल उच्च जाति के लोगों को ही पढ़ने का अधिकार था, जिन्हें स्थानीय शिक्षक द्वारा स्थानीय कुलीन या जमींदारों से प्राप्त वित्तीय सहायता से चलाया जाता था। जिनको स्थानीय शिक्षक या जो वहाँ के जमींदार हैं उनसे जो प्राप्त होते थे फाइनेंस, उनसे प्राप्त होता था, उसी के द्वारा उनके चलाया जाता था, उन्हीं की सहायता से उनको चलाया जाता था। जो जमींदारों के द्वारा उन्हें पैसा दिया जाता था स्कूलों को, उसी के द्वारा वो चलते थे। ये स्कूल छात्रों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रारंभिक अंक गणित और बुनियादी साक्षरता सिखाते थे। पिछड़ी वंचित जातियों के छात्रों को इन स्कूलों में जाने की अनुमति नहीं थी, और पिछड़ी हुई जाति, वंचित जाति जो थी, उनको के जो छात्र थे उनको इस स्कूल में जाने की अनुमति नहीं थी। संस्कृत और अरबी में उच्च शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों तथा चर्चाओं की सहायता से तथा मुख्य रूप से मौखिक तरीके से दर्शन, साहित्य और धर्मशास्त्र के अलावा चिकित्सक विधि, खगोल विज्ञान और गणित आदि की अत्यंत वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती थी। गहन सोच, कल्पना या अवलोकन के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण उतना ही प्रचलित नहीं था, और गहन सोच, कल्पना और अवलोकन के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण उतना प्रचलित नहीं था। इस रिलेटेड फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि गांधी जी की नई तालीम क्या थी, पंडिता रमाबाई का जीवन परिचय और गांधी जी की नई शिक्षा तालीम। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव के कारण पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पतन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मैं भी